Mechanism of breathing comprises of two main processes. Inspiration यानी in breathing, expiration breathing out. इंस्पिरेशन को इनहेलेशन, एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं. इंस्पिरेशन में ये ज़रूरी है कि प्रेशर ग्रेडियंट हो. गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रेशर ग्रेडियंट इज़ हाईली नेसेसरी. तो बाहर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, एज कंपेयर टू द लंग्स विच हैव लेस एयर प्रेशर. Hence, the oxygen will rush inside. The air will rush inside to the lungs. इसमें ये जो है डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. इंटरकोस्टल मसल्स क्या हैं? रिब्स के बीच में ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पड़ी होती हैं. रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से ही इंस्पिरेशन हो पाती है. ये दोनों कार्य होने से, कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है. थोरैक्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेस. और उससे क्या होगा? इंक्रीज होने से ये जो लंग्स हैं हमारे, ये उस जगह को घेरने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनमें एयर है. इनमें एयर है ही, तो एयर उस जगह को, इंक्रीज जगह को कवर करने के लिए लंग्स फूल जाएंगे और एयर और अंदर आएगी. एयर अंदर आएगी और लंग्स फूल जाएंगे. ये है इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन, बाहर लेस एयर प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू द लंग्स एयर प्रेशर. देयर इज़ मोर हेयर, अतः मोर से लेस में जाएगी एयर, तो एयर विल रश आउट, लंग्स पिचक जाएंगे. और ऐसे में उल्टा होगा, यानी कि डायफ्राम का क्या होने वाला है? रिलैक्सेशन. डायफ्राम विल रिलैक्स. सेम वे द इंटरकोस्टल मसल्स, द एक्सटर्नल intercostal muscles of the rib, they will also relax simultaneously, leading to smaller thoracic cavity now, reduced thoracic cavity. तो उससे ये क्या होगा? ये लंग्स हमारे पिचक जाएंगे. They will shrink and forcefully the air will be thrown out carrying the CO2. So this is how inspiration will bring in oxygen rich air. एक्सपिरेशन में CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा. तो ए और बी डायग्राम में किस में इंस्पिरेशन हो रही है, किस केस में एक्सपिरेशन हो रही है? एनी आइडिया? लुक एट द थोरैसिक कैविटी. कहाँ पे आपको थोरैसिक कैविटी ज़्यादा लग रही है? किस केस में? यस, इसमें थोरैसिक कैविटी ज़्यादा है क्योंकि लुक एट द शेप ऑफ द डायफ्राम. ये चपटा सा हो गया, फ्लैटेंड आउट हो गया है ऑलमोस्ट, जबकि ए में ये इस तरह से है डोम शेप्ड. और इसके कारण और इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन के कारण, डायफ्राम की रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा? द एयर विल बी एक्सहेल्ड आउट, इट विल बी थ्रोन आउट, CO2 विल कम आउट. ये है एक्सहेलेशन होता हुआ, यानी एक्सपिरेशन हो रही है. यहाँ लंग्स पिचक रहे हैं क्योंकि ये सारा थोरैक्स का एरिया रिड्यूस्ड हो गया है, रिब्स पिचके हुए हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है? इंस्पिरेशन हो रही है. एयर इज बीइंग टेकन इनसाइड. और उसके लिए क्या ज़रूरी है? कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें और रिब केज ऐसे फूल सा जाए. ये देखो, फूला हुआ सा है ये, इसकी ओपनिंग. ये पिचका हुआ सा है, पतला सा है. ये देखिए,
इस तरह से मान सकते हैं, ये इस तरह का लिफाफा सा है और ये इतना खुला हुआ सा लिफाफा सा है, ये वाला एरिया। तो इट विल ओपन अप, ये ऊपर को उठता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। रिब केज ये ऊपर हो जाएंगे रिब्स, और उससे बहुत सारी जगह मिल जाएगी। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह से डायफ्राम भी देखो फ्लैट हो गया है, नीचे को आ गया है, इट हैज़ बीन पुश्ड डाउन और ऐसी पोजीशन में आ गया है। इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। सो रिमेंबर दैट इन एक्सपिरेशन, यानी जब हवा बाहर निकाली जाती है, ब्रीदिंग आउट किया जाता है, तब रिब्स नीचे चले जाते हैं, डाउन डाउन डाउन, नीचे चले जाते हैं। इंस्पिरेशन में थॉरैक्स की कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, उससे लंग्स एकदम फूल जाते हैं। एयर रशेस इनसाइड टू फिल द लंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, एयर प्रेशर बड़ा लो हो चुका था लंग्स के अंदर एज़ कंपेयर टू द आउटसाइड। डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पे बहुत कम हो गया, क्योंकि देखो लंग्स ने जगह ले ली ना, फैली हुई जगह को लंग्स ने ले लिया, तो एयर यहाँ बहुत कम हो गई। एयर का प्रेशर, एयर वॉल्यूम बहुत कम हो गया, उससे एयर अंदर आई, तुरंत अंदर आई। हम अपनी इंस्पिरेशन यानी इनहेलेशन, इन ब्रीदिंग और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसको पावरफुल कर सकते हैं बाय यूजिंग द एब्डोमिनल मसल्स। सम ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, फॉर एग्जांपल रेक्टस एब्डोमिनिस, ऐसी मसल्स को यूज़ करके हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं अपनी ब्रीदिंग की। इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को याद रखना है हमने इंस्पिरेशन में, यानी ब्रीदिंग इन, टेकिंग द एयर इनसाइड द लंग्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा डायफ्राम। और इंस्पिरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का बहुत बढ़ जाएगा तो जो लंग्स हैं उनको एक्सपैंड करना पड़ेगा उस जगह को भरने के लिए। एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ एयर बहुत कम हो जाएगी इस इनमें लंग्स के अंदर, यानी कि एयर प्रेशर विल लोअर डाउन एज़ कंपेयर टू द आउटसाइड एयर। एयर बाहर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन एयर की अंदर प्रेशर कम है, एयर का प्रेशर बाहर ज़्यादा है। सो एयर विल रश इनसाइड टू फिल अप द गैप, द ग्रेडियंट। और इसके लिए क्या ज़रूरी था कि डायफ्राम ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा थोरैसिक कैविटी के कॉन्ट्रैक्ट करके, और इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। दे विल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द डायफ्राम, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और लंग्स फैलेंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर भी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा अंदर। बाहर की एयर जिसका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इट विल रश इनसाइड टू फिल अप द गैप। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ था कि डायफ्राम फ्लैटन आउट हो जाएगा, नीचे को चला जाएगा और फ्लैट हो जाएगा। उससे ये देखो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स बाहर को निकल आएंगे। ये देखो रिब्स बाहर को हो जाएंगे। कैन यू सी कितना डिफरेंस है ए और बी में। इसमें रिब्स बाहर को निकले हुए हैं, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिखाया गया। बी में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि डायफ्राम ने अपनी जगह वापस ले ली है, ये डोम शेप्ड हो गया है, वापस आ गया है, तो उससे लंग्स पिचकेंगे। इसी तरह से
इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्सेशन दिखा रही हैं along with the diaphragm. Diaphragm is showing relaxation, intercostal muscles are showing relaxation, hence the thoracic cavity volume decreases, lungs पिचकेंगे, they will shrink and air will be pushed outside to the outside, it will be thrown. This air will contain CO2. इसको एक्सपिरेशन कहते हैं। 1 मिनट में मनुष्य 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करता है, एक हेल्दी ह्यूमन। द स्पायरोमीटर इज़ अ डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेंट टू असेस अ पर्सनस पल्मोनरी हेल्थ। आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, लंग्स कितने हेल्दी हैं, एयर का वॉल्यूम इन द लंग्स, ब्रीदिंग का रेट, अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स को जांचने के लिए, असेस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पायरोमीटर कहते हैं। इसकी हेल्प से मॉनिटर पे आपको पता चल जाएगा द वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स, एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। इस तरह का छोटा स्पायरोमीटर, सिंपल स्पायरोमीटर भी मार्केट में मिल जाता है टू चेक इन द होम्स योर पल्मोनरी हेल्थ। ये बॉल्स को ब्लो करोगे आप, बॉल्स ऊपर को उठती हैं। इस सब को देख के असेस किया जाता है आपकी लंग्स की हेल्थ का।